गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 11 के लिए एक पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। और आप गौर से देखिएगा मैं कितने आसान तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन को समझाऊंगा कि आपकी इस सीरीज खत्म होते होते आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। गौर से देखना है इस हर वीडियो को, और हर कंसेप्ट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने स्ट्रेट लाइन को समझ लिया। ये कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर है और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर दिखाएंगे। इसको कार्टेशियन, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले देखना है कि स्ट्रेट लाइन क्या है। ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन सेट ऑफ पॉइंट से जो एक सीध में होते हैं, एक स्ट्रेट में होते हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके पासिंग के बारे में या उसके टाइप्स के बारे में। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे उसके स्लोप के बारे में। नंबर 3 पढ़ेंगे उसके इक्वेशंस के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में। और धीरे धीरे करके आप देखिएगा आपकी सारी कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और इस चैप्टर को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप आज गौर से देखिए। आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करने वाला हूं और आपको स्ट्रेट लाइन के हर कंसेप्ट को बिट बाय बिट बताने वाला हूं। देखिए बंधु, स्ट्रेट लाइन जो है मेरे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा होती है और इसे हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर खींचना चाहते हैं तो हम कैसे कैसे खींच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि या तो हम इसको किसी एक्सिस के पैरेलल में खींच दें। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। यानी कि अगर हम चाहें तो लाइन को एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक्सिस को ओरिजिन से पास करवा सकते हैं, किसी एक लाइन को ओरिजिन से पास करवा सकते हैं। और सबसे अंतिम चौथा तरीका है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं, ओरिजिन से पास करते हुए खींच सकते हैं। और सबसे जरूरी और चौथा तरीका है कि दोनों एक्सिस को कट करते हुए खींच सकते हैं। तो इन 4 तरीकों से हम स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए, ठीक है, खींचने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस तरह के हम लाइंस खींचेंगे तो उनके इक्वेशंस बनने के वक्त में हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। यहीं से आपको गौर करके छोटी छोटी बातों को पकड़ना है, जिससे आपका क्या होगा कि बड़ी बड़ी बातें पकड़ में आने लगेगी। अगर मैं आपसे आगे जाकर के कुछ बड़ी बड़ी बातें भी करूंगा, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में हायर कंसेप्ट की बात करूंगा, तो आपको ईजी से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा हर बात को। तो इसमें आप टाइप्स की बात करेंगे कि लाइंस कितने टाइप्स के हो गए। तो बेसिकली देखिए बच्चों मेरे कि लाइन 2 ही टाइप के होते हैं। एक होता है पासिंग थ्रू 2 क्वाड्रेंट्स, जो 2 क्वाड्रेंट से पास करे, और दूसरा होता है पासिंग थ्रू 3 क्वाड्रेंट्स, जो 3 क्वाड्रेंट से पास करे। 2 तरह की लाइंस होती है। आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें। 2 तरह की लाइंस होती है। एक वो लाइन होती है जो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से पास करती है, और दूसरी प्रकार की लाइन वो होती है जो 3 क्वाड्रेंट से पास करे। 2 क्वाड्रेंट से पास करने वाला 2 टाइप का लाइन होता है। एक तो एक्सिस के पैरेलल भी कोई लाइन अगर हम खींचते हैं, अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के पैरेलल में कोई लाइन खींचते हैं तो वो 2 एक्सिस से ही होके गुजरती है।
आप देख लीजिए हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रही है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन खींचूंगा तो ये वाई एक्सिस के, आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। इसी तरह से यहाँ खींच दूं मैं अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करती है। और इसी तरह से मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूं नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा, देखिए ये लाइन जो है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। ये पहली कैटेगरी हुई, जो एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो वो मैक्सिमम 2 क्वाड्रेंट से पास करेगी, वो 3 क्वाड्रेंट से पास कर ही नहीं सकती है। दूसरी प्रकार की जो लाइन है जो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से पास करती है, वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करे, वो भी सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से होकर के ही पास करती है। जो लाइन ओरिजिन से होकर पास होती है, उस लाइन को भी आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे, समझ में आएगा कि वो लाइन भी सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से होकर के पास करती है। ये लाइन जो ओरिजिन से होकर के पास कर रही है, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन, वर्टिकली अपोजिट क्वाड्रेंट से पास होती है, फर्स्ट के साथ थर्ड या फिर फोर्थ के साथ सेकंड, इन 2 क्वाड्रेंट्स से पास करती है। तो ये 2 टाइप हो गए थे हमारे किसके, ऐसे लाइंस के जो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से पास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है उस लाइन का जो एट लिस्ट 3 क्वाड्रेंट से पास करता है। एट लिस्ट क्या, 3 ही क्वाड्रेंट से पास करता है। आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि 3 क्वाड्रेंट से कैसे पास करता है। जो भी लाइन दोनों एक्सेस को नॉन जीरो पॉइंट पे काटती है, इंटरसेप्ट करती है, काटती है, वो लाइन 3 क्वाड्रेंट से होकर पास होगी। देख लीजिए ये किस किस क्वाड्रेंट से होकर के गुजर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इसका कुछ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, और इसका कुछ पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। यानी ये कुल मिलाकर के 3 क्वाड्रेंट से होकर के पास कर रही है। तो इस 3 क्वाड्रेंट में पास करने वाले लाइंस कैसे होंगे, तो वो 2 एक्सिस को नॉन जीरो पॉइंट पे कट करेंगे। नॉन जीरो पॉइंट कहने का मतलब इससे हटकर, ओरिजिन से हटकर कहीं पर कट करेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम आसानी से आपको हमारे चैनल पर काइट साइंस पे जितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझने का मौका मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने अच्छे से किसी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको किसी कोचिंग में भी मौका नहीं मिलेगा। हम आपको हर एक बात बताएंगे, आपको रोज इन्वेस्ट करना है हमारे चैनल पे टाइम, और हम आपके साथ सबसे क्रीम का, जो सबसे ऊपर का कंसेप्ट होता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, डील करेंगे। आप देखते जाइए। अब आप देखिए, हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो आपने क्लास 9 से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना चालू कर दिया था। ये बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चों कि आप लोगों ने क्लास 9 से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कर लिया था। क्लास 10 में भी आपने पॉइंट्स को सीखा, डिस्टेंस फार्मूला सीखा, और बहुत कुछ आपने सीखा, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, बहुत कुछ सीखा। अभी आप देखिए, ये जो ओरिजिन है, आप जानते हैं कि यही जीरो होता है, यहीं से गिनने की शुरुआत होती है। अगर आपको पॉइंट आउट करने कह दिया जाए कि किसी पॉइंट 2, 3 को आप दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 2 पर जाएंगे, 1, 2, 2 पर जाएंगे, यहाँ से गिनने की, आपने गिनना कहाँ से चालू किया, तो ओरिजिन से चालू किया, और 3 पर जाएंगे वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1, 2, 3 यहाँ पर पहुँचेंगे, और इन दोनों से परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, यही है हमारा 2, 3। तो आपने इससे क्या देखा कि हम लोग जो गिनने की शुरुआत करते हैं, नापने की शुरुआत करते हैं, मेजर करने की शुरुआत करते हैं, वो ओरिजिन से शुरू करते हैं। तो ओरिजिन क्या है, तो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो ओरिजिन कहलाता है। और हम लोग जीरो की शुरुआत इधर ही करते हैं, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है,
और x का इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, इसी तरह से ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम ऐसा इसलिए बता दे रहे हैं कि हम लोग ने कोऑर्डिनेट प्लेन पर बहुत कुछ बातें 9th और 10th क्लास में देखी थी, उसका यूज यहाँ पर हम लोग को करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा कंसेप्ट को समझना। फिर से इसको रिलेट करके यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब आप देखिए कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, मान लिया ये 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे 4 0, यहाँ पर 9 है तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे 9 0, ठीक है 9 0। तो ऐसा क्या आपने देखा कि इसमें x का वैल्यू तो बदल रहा है, x का वैल्यू तो बदल रहा है लेकिन y का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। यानी x एक्सिस पर जो स्टेब्लिश्ड कितने भी पॉइंट्स हम ले लें तो उन सब के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा और यही इसकी पहचान है। x एक्सिस की पहचान भी यही है कि इसका नाम दूसरा नाम है, x एक्सिस का दूसरा नाम है y इक्वल टू 0, यानी वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां पर कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए y एक्सिस पे देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। y एक्सिस पर ये 3 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है, x में 0 और y में 3। ये 2 को कैसा लिखा जाएगा, x में 0 y में 2। इसी तरह से अगर ये -5 पर है तो कैसा लिखा जाएगा, x में 0 y में -2। आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है, इन सब में एक बात कॉमन मिल रही है कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं या आप अभी नहीं भी दिख रहे हैं, आप दिखाएंगे तो उन सारे पॉइंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो इसी प्रॉपर्टी पर, किसी के गुण पर ही उसका नाम होता है। तो इस प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी गुण है उसी के आधार पर इसका नाम देने वाले हैं हम लोग कि ये जो y एक्सिस है इसका नाम अब बदल गया। y एक्सिस तो कहेंगे ही कहेंगे और इसके साथ इसकी पहचान जो शामिल हो गई वो क्या हो गई कि यहाँ x 0 होता है। बोला y एक्सिस कौन होता है, तो जहाँ x 0 होता है। y एक्सिस कहाँ होता है, जहाँ x 0 होता है। x एक्सिस कहाँ होता है, जहाँ y 0 होता है। तो इसलिए इन दोनों का एक इक्वेशन कह लीजिए, पहचान कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए कि x एक्सिस का y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का x इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, पहचान है, इसका प्रॉपर्टी है, या कह लीजिए इसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस x हो या y हो, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 हमको मिला और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 मिला। समझ गए हो आप बात को बड़े अच्छे से। हर बात को, छोटी छोटी बात को आपको समझाते चलूंगा। आप जहां पर चाहे तो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं है, फिर से समझना चाहते हैं तो बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। यही सब तरीका है जिससे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा भाई, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस का। हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमें मिला y इक्वल टू 0, नंबर 1। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमें मिला x इक्वल टू 0। ये तो हमने पढ़ लिया। अब ऐसे लाइंस के बारे में पढ़ते हैं ऐसे लाइंस के बारे में पढ़ते हैं जो किसी एक्सिस के पैरेलल में है। हम एक लाइन खींचते हैं जो x एक्सिस से पैरेलल में है और एकदम पैरेलल में है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये a डिस्टेंस पर, x एक्सिस से a डिस्टेंस पर है, तो आपको क्या पता चला, यहाँ पर ये a हरदम कांस्टेंट रहेगा। ये a जो है, जो कि y एक्सिस पे कटाव है, y एक्सिस में ये a दूरी तक गया है, a डिस्टेंस तक है और ये a कभी नहीं बदल सकता क्योंकि पैरेलल होने की वजह से यहाँ का डिस्टेंस भी a रहेगा, यहाँ का डिस्टेंस भी a रहेगा और यहाँ का डिस्टेंस भी a रहेगा। यानी कि दोनों पैरेलल होने की वजह से ये डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन्ड रहेगा। बाकी ये x का डिस्टेंस जो बदलता रहे, y का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो और ए डिस्टेंस पर हो, मान लिया 3 के डिस्टेंस पर हो, तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू 3 होगा। ए के डिस्टेंस पर है तो y इक्वल टू ए होगा। याद रखिएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट होगा। आप एक ऐसा लाइन देख लीजिए, यहाँ से ये इसके पैरेलल होने की वजह से ये भी a होगा और यहाँ भी a होगा, यानी कि पूरे पॉइंट्स पर a होगा। आप देख लीजिए इसमें x का वैल्यू फिक्स हो गया, इससे ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे जा सकता है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू फिक्स हो गया। तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो, और अगर a के डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू a हो जाएगा। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू a, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू a। वो a जहां पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट के रूप में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस a, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a, इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू a। और चौथा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस a, तो इसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू a। हम लोगों ने 4 इक्वेशंस ऑलरेडी देख लिए। किस किस का देखा? x एक्सिस के खुद का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। y एक्सिस के खुद का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो और a डिस्टेंस पर हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू a। कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो और a डिस्टेंस पर उसको कट करती हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a। इन 4 इक्वेशंस को हमने देखा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका स्लोप क्या होता है। अब सबसे मेन बात आती है, अगर आपने इसको नहीं उतारा तो आप बैकवर्ड करके और पॉज करके इस बात को लिख सकते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपके पास तो पूरा वीडियो का कंट्रोल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको इन सब चीज़ों की PDF भी आपको मिल जाए। धीरे धीरे हम लोग आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बस आप लोगों को हमारा साथ बनाए रखना है। हम लोग आपके लिए जितनी सारी व्यवस्था हो सकेगी वो करेंगे। नंबर 3 हम लोग समझते हैं स्लोप के बारे में। ये स्लोप क्या होता है, ये स्लोप क्या होता है, उसके पहले स्लोप को समझने से पहले हम लोग को इंक्लिनेशन को समझना होगा। इंक्लिनेशन का हिंदी होता है, अपनी भाषा में कह सकते हैं झुकाव, झुकाव होना, किसी के प्रति झुकाव होना। वो वाली झुकाव नहीं, किसी आदमी वाली झुकाव नहीं, बल्कि लाइन वाली झुकाव। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा झुकी हुई है, ये कम झुकी हुई है लाइन। एक्चुअली इंक्लिनेशन का सीधा सीधा संबंध एंगल से होता है। तो अगर हम लोग इंक्लिनेशन की बात करें, इंक्लिनेशन क्या चीज़ होती है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जितना भी एंगल बनाती है, उस एंगल को उस लाइन का इंक्लिनेशन कहा जाता है। क्या बोला? किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन निकालना हो तो बेसिकली हम वो निकाल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। इसका एंगल मान लिया अगर ये θ1 है और ये दूसरा एंगल, दूसरा अगर लाइन हम खींच देते हैं तो ये वाला नहीं लेना है, बल्कि घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। और शुरुआत कहाँ से करनी है, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरुआत करनी है। ये है x का पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो थीटा बनता है, ये जो थीटा बनता है, ये इस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है इंक्लिनेशन को समझने के बाद अब समझ सकते हैं हम लोग स्लोप को, कि स्लोप क्या होता है। अगर इस इंक्लिनेशन को हम लोग tan में पुट कर दें, अगर इस इंक्लिनेशन को हम लोग tan में पुट कर दें तो हमको स्लोप मिल जाता है। यानी कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन।
अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से दिखाते हैं। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा तो उसका स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। बस इतना छोटा सा इक्वेशन है कि स्लोप ऑफ द लाइन इंक्लिनेशन से कैसे पता चलेगा। तो इंक्लिनेशन को tan में पुट कीजिए तो जो वैल्यू आएगा वही होता है स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है।